नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। मित्रों, जो विजयनगर साम्राज्य है इनसे बहुत सारे प्रश्न जो है हर एग्जाम में बनते रहते हैं। तो आज हम इस विषय को पूरी तरह ख़त्म करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के एंड तक रहिएगा। तो विजयनगर मित्रों, विजयनगर पहले हम उत्कर्ष की बात कर लेते हैं कि विजयनगर उत्पन्न कैसे हुआ है, साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी, तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा इन बातों को समझ लेते हैं कि विजयनगर की उत्पत्ति में किन किन शासकों का जो कि योगदान रहता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। विजयनगर मित्रों एक कर्नाटक में जगह पड़ता है। कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक खुदाई होती है, तो वहाँ पे जो है कि विजयनगर के खंडहर जो है प्राप्त होते हैं। तो पहले तो प्रश्न यही से बन जाते हैं कि किस नदी के तट पर जो है कि इसका खंडहर मिलता है, तो तुंगभद्रा नदी के तट पर। मित्रों, अगर इनसाइड स्टोरी की बात करेंगे तो एक बार जो है कि तुगलक वंशीय शासक मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत की यात्रा पर आता है और यहाँ के दो शासकों यानी कि हरिहर और बुक्का को बंदी बनाकर दिल्ली सल्तनत में मित्रों लेकर चला जाता है। और चूंकि ये एक हिंदू शाही राजा थे, तो ये लेकर चला जाता है दिल्ली सल्तनत में और वहाँ पर ये जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करने की बात करता है। तो कुछ समय तक ये लोग जो है कि इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन कारागार में डालने के पश्चात जब समय बीतता जाता है तो वो लोग फाइनली जो है कि इस्लाम धर्म को कबूल कर लेते हैं। उसके बाद वो तो क्या करता है कि उन लोगों को लाकर फिर कर्नाटक में छोड़ देता है, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। उसके बाद एक आपके हिंदू संत होते हैं जिनका नाम होता है विद्यारण संत के आशीर्वाद से और उनसे शिक्षा दीक्षा लेते हैं और वो हिंदू राज्य यानी कि विजयनगर की स्थापना कर देते हैं। मित्रों, ये दक्षिण भारत में एकमात्र हिंदू शासकीय लोग थे जो कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग थे। उसके जस्ट आप ऊपर जाएंगे तो मित्रों देखेंगे एक बहमनी राज्य था जो कि कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ था। इन दोनों लोगों के बीच में निरंतर युद्ध की स्थिति जो है कि बनी रहती है। उसका रीजन यह होता था मित्रों कि जो विजयनगर साम्राज्य था, यहाँ के जो शासक है इसके नीचे नहीं आ सकते थे। इसके नीचे मित्रों कहाँ पर जाएंगे, इधर आपका अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर है, तो यहाँ पर कोई क्षेत्र इनको बचता नहीं है। उसके बाद अगर ये लोग ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर क्योंकि ऊपर जो है कि दिल्ली सल्तनत में काफी मजबूत शासक हुआ करते हैं, काफी शक्तिशाली शासक थे, तो ये लोग मजबूरी थी कि लोग ऊपर भी नहीं जाएंगे। तो ये जो बीच वाला क्षेत्र जो आपको दिख रहा है इसे कहते हैं दोआब क्षेत्र, यानी दो नदियों के बीच में जो क्षेत्र होता है उसे दोआब के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो कि काफी उपजाऊ भूमि होती है। आप लोग जानते हैं कि जो नदियों का दोआब होता है वहाँ पे जो कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो कि काफी उपजाऊ होती है। तो इस यहाँ पर इस भूमि के लिए इन लोगों से हर वक्त जो कि लड़ाई होती रहती थी इस क्षेत्र में। उसके बाद आइए चलते हैं इस विजय साम्राज्य मित्रों कई चार राजवंशों की जो कि नींव पड़ी थी, जिसमें आपका संगम वंश, सालुक वंश, तुलुक वंश और आराबीडु वंश, ये क्रमशः चार वंश जो है कि इनसे नींव पड़ती है। तो इनको हम बारी बारी पढ़ते हैं। तो पहले समझ लेते हैं मित्रों कि विजयनगर का अर्थ क्या होता है और विजयनगर स्थापना की बात। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो मित्रों, जो विजयनगर होता है इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर 1336 ईस्वी में इसकी विजयनगर की साम्राज्य की जो स्थापना कर लेते हैं। और किसके आशीर्वाद से पूछता है तो विद्यारण संत के आशीर्वाद से इस वंश की जो है कि नींव पड़ता है। कहाँ पर है मित्रों, तो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। इसकी राजधानी हम्पी थी। उसकी राज्य की भाषा आपकी तेलुगु होती थी। आज देखिए क्रमशः राजवंश आपको याद रखना है। किसमें राजवंशों से जो है प्रश्न पूछते हैं, आपको मिलान के लिए प्रश्न पूछ देते हैं कभी कभी क्रम वाइज। तो क्रम वाइज आप याद रखेंगे संगम वंश, सालुक वंश और तुलुक वंश, आराबीडु वंश। तो ये आप एक क्रम से वंश जो क्या याद रखेंगे। अब हम लोग चलेंगे क्रम वाइज, हम सारे को पढ़ लेते हैं सभी वंशों को। तो आज हमारा पहला वंश आपका होगा संगम वंश। मित्रों, संगम वंश की स्थापना, संगम वंश स्थापना और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोनों का आंसर एक ही होता है। तो संगम वंश की स्थापना आपके हरिहर कर लेते हैं 1336 ईस्वी में। और ये जो मित्रों संगम है ये इनके पिताजी के नाम था, यानी कि हरिहर और बुक्का के पिताजी का नाम क्या होता है संगम, और पिताजी के नाम पर ये क्या कर लेते हैं एक वंश की नींव डालते हैं। उसके बाद आगे आते हैं बुक्का फर्स्ट आते हैं, क्योंकि मित्रों बुक्का फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके लोग आएंगे तो नाम जो है कि फर्स्ट सेकंड करके दिया गया है। तो चलिए,
तो बुक्का फर्स्ट मित्रों ये आपके इनके शासनकाल की बात करेंगे तो 1356 से लेकर 1377 ईस्वी तक ये रहे। और एक उपाधि जो इन्होंने धारण की थी वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की इन्होंने उपाधि धारण की थी। ये जो प्रश्न जो कि पूछा जाता है तो इसे भी आप याद रखेंगे। उसके बाद मित्रों अगले शासक आते हैं आपके हरिहर सेकेंड। हरिहर फर्स्ट मित्रों इस वंश की स्थापना करते हैं, उसके बाद हरिहर सेकेंड आते हैं। तो सेकेंड आपके होते हैं ये आपके 1377 से लेकर 1204 ईस्वी तक ये आपके रहते हैं। और इन्होंने एकमात्र उपाधि धारण की थी महाधिराज की उपाधि जो कि इन्होंने धारण की थी, ये आप याद रखेंगे। और उसके बाद अगले शासक जो आते हैं आपके देवराय फर्स्ट, ये आपके 1304 से लेकर 1404 से लेकर 1422 ईस्वी तक ये आपके इनका शासनकाल रहता है। और इनके समय में एक इटली का यात्री आता है जिसका नाम होता है निकोलो कांटी। तो ये आपके इन्हीं के समय में निकोलो कांटी जो कि इटली का राजदूत होता है, ये विजयनगर की यात्रा पर आता है। उसके बाद जो कुछ काम किए थे मित्रों, तो उस समय क्या था, तुंगभद्रा जो क्षेत्र था आपका विजयनगर का, उसमें पानी की काफी कमी थी। तो उस समस्या को इन्होंने समाधान किया देवराय फर्स्ट ने। इन्होंने तुंगभद्रा नदी पे एक बांध बनाकर जल की कमी को जो है दूर किया। उसके बाद हरिंद नदी पर एक सिंचाई के लिए नहरों का जो है कि इन्होंने निर्माण करवाया। उसके बाद संगम वंश का एक बहुत ही प्रतापी शासक होता है देवराय सेकेंड। ये जो आपके 1422 से 1446 ईस्वी तक शासन करते हैं और ये काफी प्रतापी शासक होते हैं। इन्हीं के समय में एक फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक आते हैं मित्रों। एक कंफ्यूजन न हो देवराय फर्स्ट और देवराय सेकंड मित्रों। जो दूर का यात्री था निकोलो कांटी वो फर्स्ट के समय में आया था, जो नजदीक का यानी जो फारस का था वो सेकंड के शासनकाल में आया था। तो ऐसे आप याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होंगे। उसके बाद इनके देवराय सेकंड के शासनकाल में तेलुगु कवि श्रीधर दरबार में थे, यानी इनके दरबार में श्रीधर तेलुगु कवि होते हैं। उसके बाद देवराय जो सेकंड होते हैं मित्रों, ये संस्कृत ग्रंथ महानाटक और सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था अपना। ठीक है, आगे चलते हैं तो बताया जाता है एक फरिश्ता नामक एक साहित्यकार होते हैं मित्रों, वो बताते हैं कि जो आपका देवराय सेकंड होता है वो अपने सेनाओं में 2000 से अधिक मुसलमानों को जो कि रखा था। तो ये फरिश्ता के अनुसार ये बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके बाद मित्रों इनको एक और नाम दिया जाता है जगबेटकर के नाम से भी जाना जाता है। जगबेटकर का अर्थ होता है हाथियों का शिकारी भी इनको कहा जाता है। उसके बाद इस वंश का मित्रों शासक होते हैं आपके अगले मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन मित्रों ये जो शासक होते हैं ये जो रहते हैं आपके 1446 से लेकर 1465 ईस्वी तक ये आपके शासन करते हैं। उसके बाद इनको प्रौढ़ देवराज के नाम से मित्रों इनको जाना जाता है, मल्लिकार्जुन को। इसके बाद इस वंश का सबसे अंतिम शासक होता है विरूपाक्ष सेकेंड, जो इस वंश का अंतिम शासक होता है, यानी संगम वंश का जो कि अंतिम शासक होता है कौन, विरूपाक्ष। मित्रों ये जो प्रश्न पूछा गया था अभी हाल ही में 16 अप्रैल 2022 को सिविल जेई का जो प्रश्न जो अभी पेपर हुआ है हाल ही में 16 अप्रैल को, उसमें जो पूछा गया था कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है। तो विरूपाक्ष मंदिर मित्रों ये विरूपाक्ष जो कि अंतिम शासक होते हैं वो अपने नाम पर ही एक हम्पी में, कर्नाटक के हम्पी में जो कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे जो यह प्रश्न पूछा गया था। तो इस तरह से मित्रों क्या हो गया आपका संगम वंश समाप्त हो जाता है। अगले वंश जो आपके आते हैं वो आपका होता है सालुब वंश। सालुब वंश की मित्रों स्थापना करते हैं नरसिंह। नरसिंह जो है कि इस वंश की स्थापना करते हैं, कब करते हैं 1485 से लेकर 1506 ईस्वी तक के रहते हैं। मित्रों ये बहुत ज्यादा विशेष काम ये लोग नहीं कर पाए, इसलिए बहुत ज्यादा उल्लेख इनका नहीं मिलता। हाँ, स्थापना की बात है तो स्थापना के जिसने स्थापना किया था वो नाम आप याद रखेंगे। सालुब वंश की स्थापना नरसिंह ने किया था। आगे चलते हैं तो अगला आपका जो होता है आपके तुलुब वंश। मित्रों जो तुलुब वंश होता है उसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। ये जो शासनकाल इनका तुलुब वंशों का रहा है आपके 1506 से लेकर 1565 ईस्वी तक इन्होंने पूरा शासन किया। तो सालुब वंश की स्थापना नरसिंह और तुलुब वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। तो ऐसे भी आप इसको याद रखेंगे। और इसी वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है कृष्ण देवराय, सबसे फेमस और प्रतापी शासक होता है। और इनका उल्लेख मित्रों बाबर की आत्मकथा बाबरनामा, जिसको तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है, उसमें यह बताता है कि उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली कोई राजा था तो कृष्ण देवराय थे। ये भी प्रश्न जो काफी ट्रेंडिंग में पूछे जाते हैं, इसे भी याद रखेंगे। इसी के समय मित्रों एक पुर्तगाली यात्री आया था डोमिगोस पायस।
जो कि पुर्तगाल का यात्री होता है, ये आपके कृष्ण देवराय के समय में आता है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा मित्रों। अगर नए हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाल वाला जो बटन आपको दिख रहा है उसको आप हिट मार दीजिए। आगे चलते हैं मित्रों, इन्हीं के शासनकाल में तेलुगु साहित्य के अष्ट यानी कि 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता है। और आगे चलते हैं मित्रों, इन्हीं के शासनकाल में यानी कृष्ण देवराय के शासनकाल को ही तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग के नाम से जो है कि जाना जाता है। आगे चलेंगे, तेलुगु में मित्रों देखिए 2-3 रचनाएं हैं जिन्होंने इसको अपना रचना की थी। जैसे तेलुगु में अमुक्त मलयाध और संस्कृत में जंगवती कल्याणम की इन्होंने रचना की थी। उसके बाद इन्हीं के ही दरबार में रहते थे तेनाली रामा, अब नाम तो जानते होंगे आप लोग। तेनाली रामकृष्ण राजा थे जो कि पांडुरंग और महात्म्य की रचना की थी। आगे चलने के बाद मित्रों नागलपुर में हजार नगर भी इन्होंने बसाया था। उसके बाद ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं काफी, इसको आप नोट करके लिख लेंगे। पिट्ठल स्वामी मंदिर का जो है कि निर्माण इन्होंने करवाया था। तो कौन करवाया था पिट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण? कृष्ण देवराय सेकेंड। और इनकी कुछ उपाधियां थी जिसमें आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह को इन्होंने जो कि जाना जाता है, आंध्र पिता के नाम से जाना जाता है। और मित्रों इस वंश का जो अंतिम शासक होता है यानी कि तुलुक वंश का अंतिम शासक जो होता है उसका नाम होता है सदाशिव। सदाशिव इस वंश का अंतिम शासक होता है, जिसकी हत्या कर देते हैं आपके तिरुमल इनकी हत्या कर देते हैं और एक अलग वंश की नींव डालते हैं जिसका नाम होता है अराबीडु वंश। अराबीडु वंश की नींव डालते हैं। तो ये पूरा मित्रों क्रम से रहा। क्रम से भी याद रखेंगे, पहले मित्रों विजयनगर पर संगम वंश, सालुक वंश, तुलुक वंश और अराबीडु वंश एक क्रम से जो है कि नींव होता है। अब मित्रों जो विजयनगर है उसका शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर या जीत के नगर से जो है कि इसे जाना जाता है। आगे मित्रों हम जब बात करेंगे तो विजयनगर का प्रशासनिक इकाई के बारे में कि प्रशासनिक इकाई कैसी थी, किस हिसाब से उनकी शासन व्यवस्था थी, तो वो आपके अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक दीजिए।